हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि अंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक यानी फ्रिंज चौड़ाई का मान कितना होता है। चाहे वो दीप्त फ्रिंज की बात करें चाहे अदीप्त फ्रिंज की बात करें, इसका मान कितना होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने व्यतिकरण के बारे में कराया था। उम्मीद करता हूं व्यतिकरण का जो थ्योरम है बच्चों, समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, अधिकतम तीव्रता, आयाम, इन सब का मान आप लोगों ने देखा है। और उस वीडियो लेक्चर को 1 घंटे का लेक्चर है, प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। बाकी बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चैप्टर है, यदि आप क्रम से पढ़ते हैं तो आपको हमेशा के लिए, है ना, डाउट क्लियर रहता है और अगला लेक्चर जो है ना, हमें पढ़ने में आसानी होती है। इसलिए क्रम से पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालेंगे बच्चों, एकदम सिंपल वे में। नेक्स्ट पेज लेते हैं और अपने हिसाब से बढ़िया डायग्राम बनाते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि अपने पास एक संकीर्ण स्लिट है। स्लिट का मतलब, संकीर्ण का मतलब क्या होता है? अत्यंत पतला भाग। संकीर्ण का मतलब होता है अत्यंत पतला भाग। जैसे बच्चों, यहां पे मैं लेता हूं एक संकीर्ण स्लिट, एक छोटा स्लिट ले लिया, ठीक है। अब इसमें संकीर्ण कैसे हो गया सर? देखो, संकीर्ण ऐसे होता है, यहां पे मैं यदि आपसे कह दूं यहां पे खाली जगह है, तो यहां से एक संकीर्ण है बच्चों। ये कौन सा स्लिट है? एस। या आप थोड़ी सी और नीचे करो, सेंटर पॉइंट में, इसको मैं कह दिया बच्चों ये एस है। क्या है? एस है, ठीक है। ये एस है बच्चों, ये आपका स्लिट यहां से। अब हम बात करते हैं इसके समीप दो स्लिट और हैं, इसके ही समीप है बच्चों दो स्लिट और हैं, दो स्लिट और हैं। वो दो स्लिट कैसे हैं? मतलब यहां से प्रकाश किरण गया बच्चों, प्रकाश किरण गया तो एक स्लिट यहां पे ले लेता हूं, मतलब समान दूरी पर लेना है अपने को। यहां पे एक ले लेता हूं बच्चों, एक स्लिट ले लेता हूं और इतनी ही दूरी पर यहां पर ले लेता हूं। समान दूरी पर स्लिट ले लिया मैंने, है ना। अब इसको नाम दे दिया, क्या दे दिया? S1। इसको दे दिया स्लिट S1 और इसको दे दिया स्लिट S2। अब बच्चों, कुछ दूरी पर एक पर्दा है ना। जैसे D दूरी पर मैं पर्दा लेकर चल रहा हूं, D दूरी पर, कितने दूरी पर? D दूरी पर यहां पे पर्दा है। क्या है? पर्दा, ठीक। ठीक, कितनी दूरी पर है बच्चों? D दूरी पर है। मतलब यहां से यदि मैं बात करूं, यहां से जो सेंटर से दूरी इसकी कितनी है? D दूरी पर, ठीक है। यहां से भी मैं किसको खींचता हूं और यहां से। यदि मैं इसकी दूरी की बात करूं भाई, दूरी की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, दूरी की बात करता हूं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसकी जो दूरी है वो दूरी कितनी है? ये जो दूरी है ये D दूरी है बच्चों, ठीक। पर्दा कौन सा है? एक्स वाई इसका पर्दा है। यहां पे एक बिंदु है सेंटर पॉइंट, जो बच्चों यहां पे एक बिंदु O है। कौन सा बिंदु? O है, ठीक है। और यहां पर एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु? P है। तो यदि मैं बात करूं, इसको यदि यहां से मिला दूं और यहां से यदि इसको मिला दूं, इस तरीके से, ठीक। चित्र बुक के अकॉर्डिंग बनाता हूं ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो सके। यहां पर मैं दे देता हूं O है बच्चों, ये अपना कौन सा बिंदु? O है। तो यहां पर O दे देता हूं, यहां पर O1 दे देता हूं, यहां पे Q दे देता हूं और यहां पे R दे देता हूं, बस, ठीक। इतना ही चित्र बनाना है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात थोड़ा बेसिक से समझते हैं। आप लोगों ने व्यतिकरण पढ़ा। व्यतिकरण का मतलब होता है, जैसे बच्चों एक तरंग कुछ इस तरीके से चल रही है, दूसरी तरंग आई और बच्चों इसी के सेम डायरेक्शन पे ऐसे बढ़ते हुए आगे चली गई।
तो यहाँ पे जो व्यतिकरण है अध्यारोपित हो गए बच्चों, यहाँ पे जो व्यतिकरण है वो संपोषी व्यतिकरण हो गया। कौन सा व्यतिकरण? संपोषी व्यतिकरण हो गया। पहले आप समझने की कोशिश करो। लेकिन प्यारे बच्चों एक ऐसा यहाँ पे कंडीशन हुआ कि तरंग आगे की ओर जा रही है और दूसरी तरंग प्यारे बच्चों इस तरीके से विपरीत चली गई, तो यहां पे जो व्यतिकरण हुआ वो विनाशी व्यतिकरण हो गया। कैसा व्यतिकरण बच्चों? विनाशी व्यतिकरण। ये चीज क्लियर है? अब देखो ना भाई, बढ़िया सरंग सरंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से मिल रहा है, तो उसकी तीव्रता अधिकतम हो गई, आयाम ज्यादा हो गया। तो जब अधिकतम और न्यूनतम, मतलब अधिकतम जैसे सरंग सरंग से मिल गए गर्त गर्त से, तो इसकी तीव्रता आयाम ज्यादा हो गया। जब आयाम ज्यादा हो गए तो तीव्रता ज्यादा हो गई, क्योंकि जो तीव्रता है आयाम के बल के समानुपाती होता है। तो यहां पर जो हमें इसका चित्र दिखाई देगा, जैसे प्रकाश जो तरंग आगे की ओर जा रही बच्चों, तो ये हमें जो दिखाई देता है स्पष्ट दिखाई देता है, तीव्रता अधिकतम होती है। लेकिन जब बच्चों ये तरंगे एक दूसरे के विपरीत है, ऐसी स्थिति में हमें वो जो चित्र है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यानी तरंग के माध्यम से प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, वहां पे हमें काला धब्बा दिखाई देगा। पर्दा हमने प्राप्त किया है तो पर्दे में ऐसी स्थिति होगी कि कहीं पे ये पर्दा है मान लीजिए, तो कहीं पे बढ़िया स्पष्ट रूप से उसका चित्र दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से। ये दीप्त फ्रिंज हो गया, बीच में काला पट्टी हो गया, फिर दिखने लगा, ये दीप्त हो गया और कुछ नहीं दिख रहा बच्चों। ऐसा क्यों? यदि प्रकाश तरंगे एकदम समान कला में समान आयाम और आवृत्ति के साथ आगे की ओर चलते हैं और कलांतर उसमें 0 डिग्री का है ना, सेम कलांतर, मतलब उनके कलांतर कुछ है ही नहीं है, उसी डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो प्यारे बच्चों वो आपका संपोषी व्यतिकरण है। उस तरीके से तरंगे जब मिलती हैं आपस में, जहां पे तरंगे मिलेंगी तो वहां पे तीव्रता अधिकतम होगी। जब तीव्रता अधिकतम होगी तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा एक प्रकार से वो स्पष्ट दिखाई देगा, जिसे हम बोलेंगे दीप्त फ्रिंज। वहां पे बोलेंगे दीप्त फ्रिंज, और इन्हीं फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई को हम दीप्त फ्रिंज चौड़ाई बोलेंगे। आगे आप देखना फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालेंगे। अब जैसे बीच में अदीप्त है तो 2 दीप्त के बीच में जो आपका काला पट्टी दिखाई वो अदीप्त है, तो 2 दीप्त के बीच में अदीप्त की चौड़ाई निकालेंगे। यही चीज आपको यहां पे करना है। इसके लिए हमको क्रम से लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, कि हमने कहा कि भाई हमारे पास S एक स्लिट है और S से पास में ही, S के पास में ही 2 स्लिट S1 और S2 है, 2 स्लिट S1 और S2 है। स्लिट के बीच की दूरी की बात करें बच्चों, स्लिट के S1 और S2 के बीच की दूरी की बात करें, यहां से यहां तक की बीच की दूरी की बात करें, तो यहां से यहां तक की दूरी की बीच की बात करें बच्चों, तो ये D है। कितना है? D है। यहां से यहां तक टोटल D। तब यदि मैं बात करता हूं आधे की बात करता हूं, यहां से यहां इतना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर D/2। फिर इसके बात करता हूं, इधर की बात करता हूं बच्चों, ये भी आपका D/2। ठीक है, ये चीज हो गया। और इससे x दूरी पर, यहां से बच्चों O से, ये आपका O है, क्या है? O से x दूरी पर एक बिंदु P है। ये सब अपन माना करते हैं। तो फिलहाल ये चित्र क्यों बनाया जा रहा है अभी आपको बताऊंगा। कि बच्चों प्रकाश किरण जो है तरंग के रूप में निकली, ठीक है, कहां से? संकीर्ण स्लिट S से। तो S से बच्चों S1 और S2 समान दूरी पर है। तो अभी यहां पे जो 2 तरंगे बनेंगी, जो 2 तरंगे यहां से बनेंगी S1 और S2 से, तो वो अभी यदि सीधा तरंग जा रही है, सीधा जा रही है, तो बिल्कुल एकदम समान कला के साथ आगे जाएंगी। यदि मैं बात करूं बच्चों, थोड़ा यहां पे समझिएगा, यदि मैं बात करूं कि S1 से O की दूरी और S2 से O की दूरी, तो आप कहोगे सर दोनों की दूरी समान है। जब दूरी समान है तो यहां पे किसी प्रकार से कोई पथांतर नहीं होगा, यानी दोनों तरंगे एक साथ एक ही डायरेक्शन पर चल रही हैं। पथांतर क्या कहलाता है? कि मान लीजिए पथांतर का मतलब क्या होता बच्चों, कि एक तरंग यहां से चलना शुरू कर दी, अगली तरंग यहां से चलना शुरू की है, तो भाई इनके बीच में पथों का अंतर कितना है ना भाई। ये बोल रहा है कि दोनों तरंग मान लीजिए आगे पहुंच रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां से ही चलना शुरू कर दी, एक तरंग यहां से चली, एक तरंग यहां से ऐसे चल रही है, दूसरी तरंग यहां से चल रही है, तो ये भी आपका पथ है, ये भी पथ है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 तरंगे आपस में जा रही हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना, वो उसका क्या कहलाता है? पथांतर कहलाता है। ठीक है, और पथांतर और कलांतर में संबंध भी आप लोगों को मैंने कराया था जस्ट इसके पहले लेक्चर में।
आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यदि आप लोगों को बेसिक पृष्ठभूमि नहीं पता तो फिर थ्योरम आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, 10 मिनट तो चित्र में ही चला गया। तो अपन सब कुछ बच्चों अपन इसी में से बात करते हैं कि माना S स्लिट है, इसके समीप S1 और S2 दो स्लिट है, ठीक है। अब यदि बात करता हूं D दूरी पर क्या है, पर्दा XY है, तो ये जो स्लिट है बच्चों, यहां से जो चलने वाली तरंगों की बात करते हैं तो तरंगों के माध्यम से इस पर्दे पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब जो कुछ हमें दिखाई देगा, है ना, समझ रहे हो बच्चों। अब जैसे मैं बात करता हूं कि पर्दे में जो बिंदु O है, प्यारे बच्चों, पर्दे पर जो बिंदु O है, ये बिंदु O है, पर्दे पर जो बिंदु O है तो S1 से और S2 से समान दूरी पर है। देखो जरा, S1 और S2 से समान दूरी पर है, मतलब बिंदु O पर पथांतर शून्य होगा, बिंदु O पर पथांतर शून्य होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यदि O से X दूरी पर मान के चलता हूं एक और बिंदु P है, तो यहां पर तो पथांतर होगा, क्योंकि यहां से S1 से P और S2 से P थोड़ी सी दूरी अलग अलग होगी। कहने का मतलब यहां पर एक पर्दा है, यहां पे क्या है, पर्दा है, और यहां से तरंगे चल रही हैं और यहां से तरंगे चल रही हैं, यहां से चलते हुए यहां भी पहुंचेगी, यहां भी पहुंचेगी बच्चों। अगला बिंदु है, यहां भी ये भी पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा। अगला बिंदु है, यहां भी पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा। लगातार ये बिंदु हैं, हर जगह तरंग पहुंच रही है। भाई स्रोत है, स्रोत से प्रकाश कर निकल कर तरंग के रूप में कहीं भी जा सकती है, तो कहीं पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो दीप्त हो जाएगा, जहां पे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता वो अदीप्त हो जाएगा। अदीप्त क्यों? जहां पे तरंगे एकदम तीव्रता कम होगी वो अदीप्त, जहां पे तरंगे समान आयाम के साथ मिलेंगी, आयाम ज्यादा होगा, तीव्रता अधिक होगी, वहां पे हमें अच्छे से स्पष्ट रूप से वो प्रतिबिंब दिखाई देगा बच्चों। ये चीज हो गया। तो यदि मैं बात करता हूं कि बिंदु O पर, तो आप कहोगे सर कि बिंदु O पर S1 और S2 दोनों से दूरी समान है, इसलिए वहां पर पथांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन माना मान के चलता हूं कि माना O से X दूरी पर, और माना मैं यहां पे थोड़ा सा लिखता हूं बच्चों कि माना क्या लिखूंगा, माना O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। तो बच्चों पथांतर, इसके लिए पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर कितना हो जाएगा सर, S2P में आप S1P को घटा दो तो पथांतर निकल कर आ जाएगा। S2P में अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे। आज मैं माना नहीं लिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि बच्चों माना आप लोगों के लिए होमवर्क है, बाकी नोट्स में अवेलेबल है। नोट्स जिन बच्चों ने लिया है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर तैयारी के लिए, क्योंकि नोट्स आपको मात्र 100 रुपए में दिए जाते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685292949, 9685299149। ओके बच्चों, चलिए अब थोड़ा समझना बच्चों कि यदि मैं आपसे कह दूं कि प्यारे बच्चों S1P निकालूंगा तो S1P कैसे निकलेगा, S2P निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय में थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पाइथागोरस प्रमेय S1P निकालने के लिए एक त्रिभुज ये लेंगे तो इससे पाइथागोरस प्रमेय निकल जाएगा, और जब S2P निकालेंगे बच्चों तो ये पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज से निकलेगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अच्छा, जब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो मुझे PR की जरूरत पड़ेगी, और जब मैं छोटा वाला लूंगा बच्चों तो ये PQ की जरूरत पड़ेगी। तो PQ और PR, ये PR, ये मुझे दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्या समझे आप कि मैं जब छोटा वाला त्रिभुज लूंगा, जब मैं छोटा वाला त्रिभुज लूंगा बच्चों तो ये PQ की जरूरत पड़ेगी, और जब बड़ा वाला त्रिभुज लूंगा तो PR की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे कह दूं कि बच्चों चूंकि PQ बराबर कितना होगा, तो PQ बराबर आप कहोगे कि सर PQ का मान कैसे निकलेगा, तो सर PQ का मान OP में OQ को घटा दूंगा, OP में OQ को घटा दूंगा। तो OP का मान मैंने कहा x और इसका मान है d/2 यानी आधा बच्चों, क्योंकि S1 और S2 के बीच की दूरी d है तो आधे की बात करते हैं तो d/2 हो जाएगा। तथा PR की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं कहूंगा कि सर OP में OR को जोड़ दो। तो OP देखो बच्चों कितना है, x है,
और ओ आर कितना है, d/2 है। अब मुझे लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से किसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले ले पहले, कौन सा त्रिभुज ले ले बच्चों, PQS1 में। ठीक, कौन सा त्रिभुज ले लिया सर आपने, PQS1। समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन सा बच्चों, H1P। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब PQ का वर्ग, है ना, धन आधार का वर्ग। या आप ऐसे ले लो, आधार कर लो चाहे S1Q का वर्ग, है ना, धन आपका PQ का वर्ग। यानी आप लोगों को ये सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। यानी भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। S1P हमें निकालना है। मेरे बच्चों S1Q का मान कितना है, S1Q, S1Q तो D है, तो ये अपना D का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस PQ का मान हमने कितना निकालना है, x माइनस d/2 का स्क्वायर। ठीक, इसको इतना रहने दो बच्चों। वह समकोण त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज जो मैंने बात किया था PRS2 में कौन सा प्रमेय लगाएंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, इसको समीकरण 1 दे दो। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण मतलब PS2 का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग मतलब S2R स्क्वायर धन आपका PR स्क्वायर। इसका मान भी आपका D ही है, इसका मान भी D है बच्चों। S2R का मान क्या है, D है, क्या है, D है। तो यहां भी आप कर सकते हो PS2 स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा D, तो D स्क्वायर प्लस इसका मान कितना बच्चों, x प्लस d/2 का स्क्वायर। अब ध्यान ये देना है कि मुझे पथांतर निकालना है S2P माइनस S1P। तो S2P या बच्चों PS2, जैसे S2P ऐसा लिख दो यहां पे तो और अच्छा रहेगा। S2P लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दो S2P का स्क्वायर। ठीक है, S2P का स्क्वायर। तो S2P में S1P को अपन को क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब घटाओगे ना प्यारे बच्चों, घटाने पर, तो जब घटाओगे तो अपना हो जाएगा S2P स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों समीकरण 1 में अपना है D स्क्वायर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को हमने घटाया है, समीकरण 2 कितना है, D स्क्वायर। तो देखो बच्चों जब घटाएंगे तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अपना कितना बचेगा, x प्लस d/2 का स्क्वायर और बच्चों x माइनस d/2 का स्क्वायर। समीकरण 2 है, समीकरण 1 में घटाया है, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट गया। ये इसको अपन तोड़ो बच्चों, सर्वसमीका पढ़े हो ना a स्क्वायर b स्क्वायर का, सर्वसमीका पढ़े हो a स्क्वायर b स्क्वायर का, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है सर्वसमीका। इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab, यानी 2ab, यही तो है भाई 2ab। अच्छा ये माइनस है बच्चों, ब्रैकेट लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? चलो अभी हमने a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने तोड़ा है और कुछ भी नहीं किया है। अभी आगे की कहानी चलने देते हैं। ये अपना S2P ही रहेगा प्लस S1P ही रहेगा और इधर बच्चों S2P माइनस S1P ही रहेगा। देखो बच्चों ये माइनस है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खलास होगा, मतलब इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और ये 2 से 2 इससे काटेंगे, 2 से 2 यहां पे काटेंगे, तो यहां पर बचेगा एक्स डी प्लस वहां भी बचेगा बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स डी हो जाएगा 2xd। यानी यहां पे मैं S2P माइनस S1P रहने दूं तो ये xd 2xd डिवाइड बाय पर बच्चों S2P, ये गुणा में है ना, जो गुणा में रहता है तो भाग में हो जाता है S1P। अब बच्चों यदि मान के चलता हूं कि O के नजदीक में ही P हो, O के नजदीक में ही P हो, तो S1P और S2P लगभग D के बराबर होगा, क्योंकि एकदम भाई देखो S2R S1Q इसका मान D है, यानी यहां से यहां तक D है, यहां से यहां तक D है। हमने ज्यादा माना नहीं लिखा है तो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप लोग जरूर नोट्स ले लें, थोड़ा सा नोट्स में सिस्टमेटिक रहता है ये सब थ्योरम वगैरह, तो आप लोग परेशानी भी नहीं होगी। अभी इतना ज्यादा माना लिखूंगा तो बस 2 घंटे क्लास चल जाएगा। तो मेरे बच्चों मैं कहता हूं कि यदि बिंदु P O के नजदीक में हो, है ना, कि बच्चों यहां पर थोड़ा सोचना कि यदि यहां पे थोड़ा समझना कि यदि बिंदु कौन सा बच्चों, बिंदु, यदि बिंदु P बिंदु O के निकट हो तो बच्चों S2P समतुल्य, देखो इस बच्चे कोई कहता है ये बराबर है, बराबर नहीं समतुल्य, S1P बराबर ये D के बराबर हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में बच्चों आपका हो जाएगा S2P माइनस S1P बराबर 2xd, नीचे कैपिटल D प्लस कैपिटल D, कैपिटल D प्लस कैपिटल D। जब कैपिटल D प्लस कैपिटल, ये हो जाएगा 2xd अपॉन 2d और 2 से 2 काट दो बच्चों तो xd अपॉन d। तो ये पथांतर आ गया। क्या आ गया बच्चों, पथांतर। क्या आ गया, पथांतर, यानी S2P माइनस S1P, ये क्या आ गया, पथांतर। क्या आ गया बच्चों, पथांतर। पथांतर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आ गया अपना xd अपॉन कैपिटल D। ये लो भाई, और इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा पथांतर के लिए, तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि अभी क्या निकला सर, केवल अभी 2 पेज में पथांतर निकाला है हमने। क्या निकाला बच्चों, पथांतर निकाला है। क्या निकाला है, पथांतर। पथांतर यानी पथ का अंतर निकाला है। अब हमको निकालना है कि तरंगे आपस में मिल रही तो कहां पे तीव्रता अधिकतम होती है, जहां पे तीव्रता अधिकतम होती है दीप्त फ्रिंज होती है। देखना बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे दीप्त फ्रिंज। क्या निकालेंगे बच्चों, दीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज का मतलब जो हमें दिखाई देता है। दीप्त फ्रिंजे मतलब यह फ्रिंज बच्चों, फ्रिंजे मतलब कई सारे, है ना भाई। अभी तो हम सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 2 तरंगे आपस में जा रहे मिल रही हैं, ऐसे तो कई तरंगे भाई, एक प्रकाश किरण है वहां से हजारों तरंगे निकल रही है ना, एक तरंग थोड़ी ना निकल रही, कई सारी तरंगे निकल रही है। तो दीप्त फ्रिंज का मतलब जहां पे तीव्रता अधिकतम हो, और तीव्रता अधिकतम हो इसका मतलब बच्चों आप लोग समझना, थोड़ा सा आप लोगों को 1 मिनट का समय दो। AR बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, R बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई, है ना। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, cos फाई पर डिपेंड करता है, वो भी ये आपका अंडर रूट के अंदर रहता है, अंडर रूट के अंदर नहीं रहता सर, 2AB cos फाई, है ना, ये रहता है। और I बराबर कितना होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ये चीज रहता है। तो बच्चों R का मान भी cos फाई पर डिपेंड करता है, I का मान भी cos फाई पर डिपेंड करता है। तो बच्चों अधिकतम की बात करें तो अधिकतम का मान मतलब इसका +1 होना चाहिए, और यदि न्यूनतम की बात करें
तो cos फाई का मान कितना होना चाहिए, -1। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बार बार बताया कि तीव्रता अधिकतम होगी, आयाम अधिकतम होगा, तो हमें स्पष्ट रूप से पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसका मतलब दीप्त फ्रिंज होगा, अर्थात दीप्त फ्रिंज के लिए cos फाई का मान प्लस होना चाहिए। cos फाई का मान अधिकतम होगा तो r का मान अधिकतम, और r का मान अधिकतम तो i का मान अधिकतम हो जाएगा बच्चों। तो ये फार्मूला क्यों लिखा मैंने, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से cos फाई का रिलेशन होता है आयाम और तीव्रता से। यदि बच्चों cos फाई का मान +1 है, यानी अधिकतम है, तो वो दीप्त फ्रिंज के अंतर्गत आएगा, है ना। उस स्थिति में तीव्रता अधिकतम होगी और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन cos फाई का मान न्यूनतम है, इसका मतलब आयाम क्या है बच्चों, न्यूनतम होगा और तीव्रता भी न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों ने थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला होगा कि प्यारे बच्चों अधिकतम तीव्रता होनी चाहिए। अधिकतम तीव्रता के लिए अधिकतम तीव्रता के लिए जो पथांतर होता है वो आप लोगों ने संपोषी व्यतिकरण पढ़ा होगा बच्चों। संपोषी व्यतिकरण है ना, पथांतर जो होता है अधिकतम तीव्रता के लिए, संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता के लिए जो पथांतर होता है, पथांतर बच्चों λ/2 का समगुणक होता है। क्या होता है, समगुणक होता है, समगुणक होता है। वो अपने पास वो पीडीएफ नहीं होगा, नहीं तो फिर दिखा देते अपन, है ना। देखो बच्चों, समगुणक का मतलब कैसे होता है, जैसे अपना पथांतर हो गया, क्या पथांतर हो गया किसका, λ/2 का समगुणक। समगुणक मतलब 2n का मल्टीपल, λ/2। ठीक, ये चीज निकल कर आ गया बच्चों, यानी पथांतर जो है λ/2 का समगुणक होता है। अच्छा, इससे अपन क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा बताना बच्चों। x का मान निकालो तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, पहले 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो d इधर चल जाएगा, तो n λd डिवाइड बाय स्मॉल d। ये आ गया बच्चों x का मान। थोड़ा समझना, आप लोगों को बच्चों जब हम संपोषी व्यतिकरण पढ़ाए थे उस समय यह सिद्ध हुआ था कि जो पथांतर होता है λ/y का समगुणक होता है, और जब विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं तो λ/2 का विषम गुणक होता है, यानी 2n-1 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2n-1 का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं। अब x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, फ्रिंज की स्थिति है, o से कितनी दूरी पर है। x का मतलब फ्रिंज की स्थिति है, अभी फ्रिंज पता चल रहा है। x का मतलब है दूरी, का मतलब कहां पे पता चल रहा है। जैसे बात मान लीजिए, जहां यदि मैं बात करता हूं थोड़ा सा, जहां पे मैं बच्चों यहां पे लिख देता हूं, जहां x बराबर कितना हो सकता है, जहां n बराबर 0 हो सकता है, यानी o के केंद्र पर है, 0 रख दोगे तो x की दूरी 0 हो जाएगी। जहां पे फ्रिंज दीप्त फ्रिंज होगा बच्चों स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, 1 2 3 4 आगे चलते जाएंगे, यानी यहां पे लगभग ये दूरी, यानी आपका x का मान n का मान 0 है, तो मतलब सेंटर O पर है। 1 रखेंगे थोड़ी कुछ और दूरी, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति पता चलती है। जरूरी नहीं कि एक ही बिंदु पर O और P पर दिखाई देगा, P Q R S खूब सारे बिंदु है ना, Q भी तो R भी है, R S S भी है, बहुत सारे बिंदु हैं उसमें। जहां पे कुछ प्रतिबिंब दिखाई भी देगा तो दीप्त फ्रिंज कहलाएगा, और जो दिखाई नहीं देगा वो अदीप्त कहलाएगा बच्चों। ये चीज हो गया। जहां पर n बराबर 0 1 2 3 4 है, इसका मतलब जब n का मान 0 है, यानी सेंटर O पर जो बना प्रतिबिंब है जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा वो दीप्त फ्रिंज है। ठीक है, यानी ये बच्चों आप लोगों को क्या पता चला, स्थिति पता चला। ठीक है, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति हो जाती है। ठीक है, ये आपके दीप्त फ्रिंज के लिए बात कर रहे थे अपन। अब हम बात करते हैं बच्चों अदीप्त के लिए। किसके लिए, अदीप्त के लिए। यहीं से अपन कॉपी करते हैं, 1 मिनट, इसको बस ले लो।
अदीप्त फ्रिंज के लिए थोड़ा सा मैं हिंदी कम लिख रहा हूं, जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चों ये आप लोगों को हिंदी होमवर्क है ना। अदीप्त के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, अदीप्त फ्रिंज के लिए। कौन से? अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए अब यहां पर जो तीव्रता होगी वो न्यूनतम होगी। अदीप्त में जो दिखाई नहीं देता ना उसको अधिकतम नहीं बोल सकते, न्यूनतम तीव्रता होगी जो हमें दिखाई नहीं देगी। न्यूनतम तीव्रता का पथांतर के लिए पथांतर λ/2 का विषम गुणक होता है बच्चों। क्या होता है? सम गुणक नहीं होता है, विषम गुणक होता है। λ/2 का क्या होता है? विषम गुणक होता है। क्या होता है बच्चों? विषम गुणक होता है। विषम गुणक कैसे हो जाएगा कि पथांतर आपका λ/xd/d है बच्चों। विषम गुणक मतलब 2n-1 इंटू λ/2 हो गया बच्चों। तो यहां से x का मान आप निकाल सकते हो। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? तो x बराबर अपना आ जाएगा 2n-1 λ/2 d ऊपर जाएगा बच्चों, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी और ऊपर लेमडा है बच्चों। ये अपना आ गया किसके लिए? अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को बताएगा। ये किसके लिए बताएगा बच्चों? अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को बताएगा। जहां n बराबर कितना होगा? जहां n बराबर 0 रख ही नहीं सकते क्योंकि ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है भाई। यहां पे विषम के लिए हम 0 रख ही नहीं सकते। जहां n बराबर 1 होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। आप यहीं पे कर दिए होते सर तो और अच्छा रहता, अलग से करना नहीं पड़ता। तो अपना यहां पर x बराबर हो जाता अपना 2n-1 λ/d/2d। ठीक, इसको आप लोग याद रखना बच्चों। तो ये अपना दीप्त के लिए हो गया, स्थिति ज्ञात करने के लिए। अदीप्त के लिए जहां n आपका, जहां n जो होगा बच्चों ये हो जाएगा 1 2 3 4 आगे। 0 रख ही नहीं सकते, यहां पे 0 रखेंगे तो विषम आएगा ही नहीं, माइनस में आ जाएगा, जबकि माइनस में प्राप्त करना ही नहीं है। ये अपना हो गया बच्चों अभी केवल स्थिति ज्ञात करने के लिए कि दीप्त की स्थिति क्या है और अदीप्त की स्थिति क्या है। अब जैसे मैं बात करता हूं फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों मैंने ये बोला कि ये पर्दा है, ठीक है। अभी आप समझना, पर्दा है, पर्दे में हमें यहां पे कुछ कलर दिखाई दिया, ठीक, फिर बीच में नहीं दिखाई दिया, फिर यहां पे दिखाई दिया, फिर बीच में नहीं दिखाई दिया, फिर यहां पे दिखाई दिया, फिर ये दिखाई दिया, फिर ये दिखाई दिया। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे कह दूं ये सभी क्या हैं? 1 मिनट देखना, ये सभी के सभी क्या हैं? ये दीप्त है। क्या है? दीप्त है। और प्यारे बच्चों जहां पे दिखाई नहीं दिया ये सभी के सभी क्या है? अदीप्त है। तो जरा आप लोग बताओ कि इस दीप्त की चौड़ाई क्या है? थोड़ा समझना, इसकी चौड़ाई क्या है? इधर भी अदीप्त, इधर भी अदीप्त, दो अदीप्त के बीच में कौन छिपा रहता है? दीप्त। और जब हम अदीप्त की चौड़ाई निकालना चाहते हैं, अदीप्त की चौड़ाई निकालना चाहते हैं, तो दो दीप्त के बीच में अदीप्त छिपा है, यानी अदीप्त की चौड़ाई निकालेंगे तो दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकलेगा। और बच्चों दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे तो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकलेगा। अच्छे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि मैं बात करता हूं दीप्त जो हमें दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, उसकी हमको चौड़ाई निकालनी है, तो दो अदीप्त हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनके बीच का अंतर निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये दिखाई नहीं देता ये, तो इसके बीच का अंतर इतना हो गया। यानी दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है मतलब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकलेगा? दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के स्थित के अंतर को अपन निकालेंगे तो हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई पता हो जाएगी। ठीक है, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम दीप्त फ्रिंज की क्या बोलते हैं? फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चों क्या
कि दो क्रमागत अदीप्त 1 मिनट, ठीक, अदीप्त दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि जो हमें दिखाई देता है, आजू बाजू में दिखाई ना देने वाला स्क्रीन है, तो इनके बीच का अंतर जो है, ना दिखने वाले के बीच का अंतर जो है बच्चों, दिखने वाले की भूमिका को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको बच्चों? रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलिए अब जैसे दो क्रमागत की बात की जा रही है, तो जैसे मैं बात करता हूं कि x n, जैसे बात करता हूं x n, तो अभी आपने समझा कि सर 2n माइनस वन लेमडा डी अपान 2d, ये किसके लिए बच्चों? एक्स एन के लिए। एक्स एन की स्थिति, एक्स एन का मतलब एनवा भाग की स्थिति। ठीक है, एनवा स्थिति मतलब एक्स एन क्या है बच्चों? एक्स एन क्या है? ये किसके लिए है? अदीप्त के लिए बात की जा रही है ना। अदीप्त के बीच की चौड़ाई निकालेंगे तो अदीप्त को लेकर चलेंगे। एक्स बराबर इतना है, देख लो फार्मूला, देख लो आप लोग, अलग से मैं नहीं कहूंगा। समझ रहे हो बच्चों कि एक्स एन क्या है? एक्स एन ये है चित्र में कि यहां से स्थिति, एक्स क्या बताता है? स्थिति को बताता है, यानी दूरी को बताता है। ठीक है, क्या बताता बच्चों? दूरी को बताता है। एक्स एन क्या है? दूरी को बताता है। वह मैं कह दूं कि एक्स एन माइनस वन, उसके पहले एग्जिस्ट, तो कितना हो जाएगा? 2, इसमें भी एन माइनस वन करेंगे, एन के जगह एन माइनस वन। इसको कैलकुलेट करो प्यारे बच्चों, 2 1 कम 2, -2 -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 3 लेमडा डी अपान 2d। यानी क्रमागत, दो क्रमागत अदीप्त की स्थिति हमें पता चल गई। तो बच्चों चौड़ाई कैसे निकालेंगे? चौड़ाई कैसे निकालेंगे? दोनों को घटाने पर। क्या निकालेंगे बच्चों? चौड़ाई। यानी हम बात कर रहे हैं फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त की फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी को पता है क्या? है ना, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? बीटा से रिप्रेजेंट, फ्रिंज चौड़ाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अपन क्या करते हैं? अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। अधिक अपना एक्स एन पहले जाएगा और उससे कम हो जाएगा एक्स माइनस वन। अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। अधिक वाला कितना है? 2n माइनस 3 लेमडा डी अपान 2d। अधिक कौन सा है? पहले वाले में, अधिक वाले में से कम वाले को घटाना है। ज्यादा दूरी वाले को कम दूरी वाले से घटाना है। ज्यादा दूरी वाला अपना ये था ना, 2n माइनस 1 लेमडा डी अपान 2d। इसमें आप लोग क्या करो कि जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 3 और आपका बच्चों लेमडा डी अपान 2d आ जाएगा। माइनस का अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 2n से 2n खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 बच्चों। तो आपका आ जाएगा 2 लेमडा डी अपान 2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा डी अपान डी हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम फ्रिंज चौड़ाई के नाम से जानते हैं, और ये फ्रिंज चौड़ाई को हम बोलते हैं बीटा 1, और बीटा 1 अपना आ गया बच्चों लेमडा डी अपान स्मॉल डी। तो ये फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फ्रिंज चौड़ाई का बंजर फार्मूला हमें मिल गया है। ये किसके लिए बच्चों? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए बात की जा रही है। किसके लिए बात की जा रही है? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए बात की जा रही है। ये अपना आ गया दीप्त फ्रिंज। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं ज्यादा आज हिंदी इसलिए नहीं लिखा रहा हूं बच्चों, क्योंकि हिंदी लिखाऊंगा तो क्लास बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए विनती करता हूं आपसे कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है,
इसके बाद फिर बच्चों अपन एक और पेज लेंगे। ये अपना पहला हो गया, ये अपना दूसरा हो गया, और इसमें अपन को क्या करना है कि यहां से खत्म कर देना है इनको सबको। और अब बात करेंगे बच्चों अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकलती है? तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। इसकी बच्चों अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं कि दो क्रमागत दीप्त के लिए क्या हो जाएगा? xn बराबर, दीप्त के लिए बच्चों आप लोग बताओ, दीप्त के लिए अपना n लैम्डा d अपॉन डी, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। उसके जस्ट उसके पहले की बात करूं, n-1 के लिए बात करूं तो n-1 लैम्डा d अपॉन d। अच्छा, फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकलेगा? फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकलेगा? स्थिति है बच्चों, दूरी है, क्रमागत दूरी है, तो n-1 पहले आता है, तो अधिक वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d माइनस n-1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर, बचेगा n माइनस n प्लस 1, ऐसा बचेगा, और यहां पर लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। माइनस के कारण अंदर का चिन्ह बदल जाता है, n माइनस हो जाता है और 1 प्लस में हो जाता है, n से n कट जाएगा बच्चों, n से n कट जाएगा, तो अपना लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, और ये बीटा 2 आ गया। वो किसके लिए आ गया? फ्रिंज चौड़ाई के लिए आ गया। तो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक यदि आपसे कभी कोई पूछे कि फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र कितना होता है, तो बीटा बराबर होता है कितना? लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एनसीईआरटी में भी उतना ही दिया है जितना मैं आपको समझा रहा हूं, यानी कुल मिलाकर के थ्योरम की कहानी लंबी चौड़ी चल चुकी है। हाँ भाई, ये फ्रिंज चौड़ाई था बच्चों। आज मैंने माना इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि समय आप लोग, अब देखो यार समय कम है, आपको समझाना जरूरी है, एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं ताकि कहीं पे डाउट ना रह जाए। और कहते तो आपको मैं डायरेक्ट इसको कर देता तो आपको दिक्कत भी हो जाती, लेकिन आज का क्लास अब आपको डाउट नहीं रहेगा। नोट्स की बात है तो मात्र 100 रुपए प्रोसेस में आप लोगों को बता दूंगा। व्हाट्सअप नंबर आपको लिख लेना है 96 85 29 91 49। 100 रुपए की बात करता हूं तो 100 रुपए आज के डेट में आप कोई भी बच्चा एफोर्ड कर सकता है ना। तो नोट्स जरूर लें प्रॉपर तैयारी करने के लिए बच्चों, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।